हेलो डियर परीक्षार्थी, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग बहुत ही अच्छे से बीपीएससी का अपने टायर 3.0 या फिर 4.0 की आप लोग बेहतरीन रूप से तैयारी कर रहे होंगे। आई होप कि आप सभी से उम्मीद है कि आपकी तैयारी में और भी जान लाने के लिए आपकी फ्यूचर मंत्रा बाई रुचि मैम पे आप लोगों को आज बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने जा रहे हैं हम फिजिक्स का। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टायर फर्स्ट की, टायर टू की या फिर टायर थ्री में आने वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस की श्रृंखला को रखी है, जिसमें कि आपको चाहे वो पीआरटी या फिर 6 to 8 या फिर 9 10th या 11 12th, आपको यहाँ से हर क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए आपको कंटेंट में मिल जाएंगे। गाइस, आपको ध्यान देना है कि हर क्वेश्चंस पे आपकी कितनी पकड़ है और आपका कितना मूल्यांकन करने पे नंबर कितना लास्ट में आ रहा है, ओवरऑल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके गाइस, ऐसे ही आपको डेली बेस्ट कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड होते रहेंगे। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए ताकि ये प्रश्नों की श्रृंखलाएँ उन तक भी पहुँच पाएँ। ओके गाइस, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये सभी क्वेश्चंस आए हुए एग्ज़ाम्स में हम लोगों ने लिए हैं, वो भी खासकर बीपीएससी के लिए। तो देखिए, फिजिक्स का क्वेश्चंस है, तो चाहे वो रेलवे की वैकेंसी हो या फिर आपका यूपीपी, किसी भी एक दिवसीय एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से आपको देखने को वहाँ से मिल जाएगा क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए आज फिजिक्स के हम पहले क्वेश्चंस की ओर रुख करते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चंस है कि किस प्रकार से, अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई सर्किट है, लाइक ये आपके पास कोई भी सर्किट है। ओके, तो आप सर्किट में ये आपका होता है नेगेटिव टर्मिनल, फिर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे आपका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल छोटा होता है और पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं गैलेनोमीटर। ओके गाइस, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं गैलेनोमीटर, जिसके द्वारा हमारे जो धारा का प्रवाह है, धारा की दिशा है, किस दिशा में हमारे सर्किट में प्रवाहित हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो सर्किट में हमने दिखाया धारा, धारा की दिशा। इसमें खासकर कहा गया है कि विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान, यानी कि धारा की माप नहीं पूछा है कि धारा किससे मापते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि गैलेनोमीटर, जो आपका गैलेनोमीटर हो जाएगा, उससे धारा की दिशा को मापी जाती है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने सर्किट बना दिया, सर्किट में आपने देखा कि नेगेटिव टर्मिनल ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव टू नेगेटिव आपका जा रहा है, क्या करंट फ्लो कर रहा है। अगर हम दिशा की जब भी बात करेंगे तो वहाँ से आंसर आपका कौन सा राइट हो जाएगा, गैलेनोमीटर, यानी कि ए आंसर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, यहाँ पे आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन आप सभी लोग कमेंट करिएगा। देखिए, ये फिजिक्स का एक रिवीजन बैच है फ्यूचर मंत्रा बाई रुचि मैम पे, तो आप लोग हर क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और हर क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ओके गाइस, जैसे कि अगर जनित्र की बात करते हैं, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी जो दिया उस पर भी अगर हम बात कर लेते हैं, तो जो जनित्र की बात है उसे हम डायनमो बोलते हैं, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। अगर ए मीटर की बात करेंगे तो ये धारा का क्या करता है, माप करता है। तो जब भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि विद्युत परिपथ में जब बहने वाली धारा की बात करेंगे, उसकी दिशा की बात करेंगे तो गैलेनोमीटर हो जाएगा, और जब धारा की माप की बात करेंगे तो ए मीटर हो जाएगा। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, चैनल अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा गाइस। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे बीपीएससी के क्वेश्चंस आपके सामने हैं। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। तो सितारों की चमकने की अगर हम बात करते हैं गाइस, या फिर सितारों को बोला जाए या फिर तारों को टिमटिमाना या फिर सितारों का चमकना, दोनों ही बातें एक ही हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि वायुमंडल अपवर्तन, मेरे एक्सप्लेनेशन, मेरे वॉइस पे ध्यान दीजिएगा, और वॉइस को आप लोग इतने बढ़िया तरीके से सुनिएगा कि आप लोग अगर नोट्स बना रहे होंगे तो नोट्स अपने पेपर कॉपी पे कंप्लीट करिएगा। ओके, वायुमंडल अपवर्तन,
अगर हम कहते हैं यहाँ पे, तो पृथ्वी से ऊपर जाने पे हमें लगातार मंडल, अनेक मंडल मिलते हैं जिनका घनत्व भी अलग अलग होता है। ओके, हम जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे हमारे अनेक मंडल मिलेंगे और मंडलों के साथ उनका क्या हो जाएगा, उनका अलग अलग अपवर्तन भी होगा। तो जितना ही अपवर्तन होगा, ये उसके कारण प्रकाश लगातार अपवर्तन होने के कारण वो तारे लगातार टिमटिमाते हुए नजर आएंगे। तो यही कारण है कि वातावरणीय अपवर्तन के कारण सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से यहाँ से आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टील के ग्लास की तुलना में चीनी मिट्टी यानी पोर्सलीन के मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? ध्यान दीजिएगा, अगर हम स्टील की बात करेंगे तो ये ऊष्मा का अवशोषक होता है, यानी कि ऊष्मा को अवशोषित करता है, जिसके कारण ये तेज़ी से गर्म हो जाता है। जबकि अगर हम चीनी मिट्टी की बात करें तो वो अवशोषक नहीं होता है, जिसके कारण वो जल्दी गर्म नहीं होता है। पोर्सलीन, यही वजह है कि ऊष्मा का कुचालक होता है। तो बी आंसर आप सभी का भी आ रहा है, तो बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। गाइस, आप लोग एक काम करिएगा कि जितना भी यहाँ से क्वेश्चंस देखिएगा उसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 करके आप लिखिएगा, और लास्ट में जो हम लोग सेट सॉल्व कर रहे हैं उसका आंसर आप बताइएगा कि मेरा कितना क्वेश्चंस यहाँ से राइट हुआ। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब, किस तरीके के अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाए जाते हैं? तो पहली बात तो ध्यान से समझिएगा, अगर हम दर्पण की बात करें गाइस, अगर हम मिरर की यहाँ से बात करेंगे तो हम लोग दो तरीके से मिरर को डिवाइड करना है। कौन कौन सा? एक आपका होता है प्लेन मिरर, यानी कि जिसे हम समतल मिरर कहते हैं, समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो होता है उसमें हम लोगों ने गोलीय दर्पण को दो भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन सा? एक हमारा हो जाता है गोलीय दर्पण में, एक हमारा हो जाएगा कौन? अवतल, एक हो जाएगा उत्तल। अवतल, जिसे कॉन्वेक्स और कॉनकेव कहते हैं ना, उत्तल। ठीक है, यहाँ से बात समझ में आ रही होगी आई थिंक। तो नोट्स बनाते चलिएगा, हमारी वॉइस सुनते जाइएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। तो अवतल की अगर हम बात करते हैं, वह हमेशा वास्तविक भी होता है, आभासीय भी होता है, क्योंकि इसमें हर प्रकार के इमेज बनते हैं। लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है वह केवल और केवल सीधा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा, यानी कि काल्पनिक का मतलब ही होता है आभासीय प्रतिबिंब यहाँ से बनता है। यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वास्तविक। देखिए, अवतल दर्पण की जब भी बात होगी तो ये वास्तविक भी होता है, आभासी भी बनाता है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चंस की श्रृंखला काफ़ी ज़्यादा है, इत्मीनान से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई चुनिए। यानी कि यहाँ पे इकाई बोला है, यूनिट बतानी है हमें। याद रखिएगा, ये घनत्व की बात नहीं कह रहा है, ये आपेक्षिक घनत्व की बात कर रहा है। गाइज, आप सभी लोग नोट्स में लिखिएगा, आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला होता है, आपेक्षिक घनत्व बराबर किसी वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व। यानी कि अगर हम दोनों की ही बात कर रहे हैं तो केजी पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई केजी पर मीटर क्यूब दोनों ही आएगा। जब इसको हम कट करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा? मात्रक विहीन, यानी कि कोई यूनिट नहीं होगी, यूनिट लेस होगी। जब भी इसकी बात करेंगे आपेक्षिक घनत्व की, यूनिट लेस होगी। क्यों? क्योंकि आपेक्षिक घनत्व का फार्मूला ही है किसी वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री पर पानी का घनत्व होता है। गाइस, अगर ये आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कौन कौन सी चीज़ें मात्रक विहीन होती हैं, तो अपवर्तन, आवर्धन, विकृति का मात्रक, ये सभी क्या होते हैं? आवृत्ति विहीन होते हैं। ओके, यानी इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो यहाँ से उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई आंसर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ई आंसर आप सभी यहाँ से राइट कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अल्फा कण होते हैं, क्या होते हैं, सभी लोग बताएंगे। देखिए अल्फा की बात करेंगे, अगर हम कण की बात करेंगे तो कण 3 होते हैं आपके, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा कण आपको देखेंगे कुछ और नहीं, हीलियम के कण होते हैं, जिसकी अगर बात की जाए तो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव बीटा कण होते हैं, आपका उदासीन जो होते हैं गामा कण होते हैं। इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि वेधन क्षमता सबसे अधिक किस कण की होती है, तो गामा किरणों की सबसे अधिक होती है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि अल्फा कण होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है, ध्यान दीजिएगा ये पॉजिटिव होता है। ओके गाइस आप लोगों को वीडियो और क्वेश्चंस अगर अच्छे लग रहे हो तो गाइस आप लोग इसको शेयर करिएगा और कमेंट में ज़रूर अपने क्वेश्चंस डालिएगा ही डालिएगा कि मैम मेरा ये आंसर है, ठीक है, ये काम आप ज़रूर करिएगा। ओके, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपके पीआरटी में तो नहीं, लेकिन 6 to 8 9 10th में न्यूमेरिकल्स देखे गए हैं, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे आज जितने भी क्वेश्चंस हैं गाइज यहाँ पे रिवीजन बैच में, आपके फिजिक्स के रिवीजन बैच में स्पेशली मिलते जाएंगे। तो इसी तरीके से हम फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के सभी के क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे, स्पेशली जो आपके जीएस में भी आते हैं, जैसे पीआरटी में जो जीएस के क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे भी ये क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। सभी वहीं का कलेक्शन है गाइज, बस आपको एक साथ दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, भूस्थैतिक उपग्रह की अनुमति ऊंचाई कितनी होती है। यहाँ पे पूछा है भूस्थैतिक उपग्रह, यानी कि कहा जाए कि हर उपग्रह पृथ्वी से कुछ न कुछ ऊंचाई पे होता है। अगर उपग्रह की बात करेंगे तो उपग्रह 2 प्रकार का होता है, एक कृत्रिम होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, प्राकृतिक उपग्रह। 2 प्रकार के होते हैं, कृत्रिम और प्राकृतिक उपग्रह। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि भूस्थैतिक की बात की है तो उसकी ऊंचाई होती है 35,000 किलोमीटर। ओके, 35,000 किलोमीटर। आइए 7वें क्वेश्चन के बाद 8वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी परिपथ में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज, इसको आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा, क्योंकि 9 10th या फिर 11 12th का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको समझना होगा कि किसी भी कार्य की करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। P = W/T। तो W = हम लोगों ने कई फॉर्मूला पढ़ा, VIT होता है गाइज। अगर हम यहाँ से डिवाइड करते हैं तो P के पर्पज़ में कई सारे फॉर्मूले बन पाएंगे। जैसे आप यहाँ देखिएगा, हम लोगों ने कहा W = VIT। ओके, वेट गाइज, थोड़ा सा वेट करिए। चलिए, W = VIT। तो वहाँ पे अगर हम लोग P की वैल्यू पुट करते हैं, PWT VIT डिवाइडेड बाई T, तो T कैंसिल हो गया, यानी कि हमें यहाँ से P के पर्पज़ में फॉर्मूला क्या कौन सा मिल गया कि P = VI। यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिल गया P = VI, यानी हमें यहाँ पे 3 फॉर्मूला मिलता है। कौन कौन सा फॉर्मूला है, P = VI मिलता है, P = I² मिलता है, और तीसरा फॉर्मूला P = V²/R होता है। ये तीनों फॉर्मूला आपके पावर की दृष्टि से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे अगर मिल जाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ये I² है और नीचे भी IR² है। तो ये आपका फॉर्मूला नहीं है, और इसमें से बोला है कि कौन सा प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो C वाला प्रतिनिधित्व नहीं करता है। गाइज इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और जो मैंने बताया है यहाँ पे, जिस तरीके से बताया है उस तरीके से भी आप ध्यान दीजिएगा, तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगर गाइज नहीं भी समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि मैम 8वां क्वेश्चन आप एक बार फिर से बता दीजिए। ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूँगी। क्वेश्चंस को आप छोड़िएगा मत, क्योंकि क्वेश्चंस आए हुए हैं गाइस, आने की पूरी संभावना है, क्योंकि टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3 जो आपकी लीक पेपर हो गई थी उससे सभी से मिला के क्वेश्चंस का बनाया गया है, ठीक है। चलिए 9वां देखते हैं, 9वां क्वेश्चंस, और ध्यान दीजिएगा जितने भी स्टूडेंट देख रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि ये बीपीएससी में ही केवल आएगा, या आने के लिए हर एक दिवसीय एग्जाम में आ सकता है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलो द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी द्वारा कितने बल से आकर्षित करता है। गाइज इसको तो आप 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि, चलिए ठीक है, यहाँ से आगे बता देती हूँ कि ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई वस्तु अगर पृथ्वी की ओर खींचती है, केंद्र की ओर, तो उसे गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी कहते हैं।
अगर वो जितने भार से खींचती है उसे हम बल यानी कि W इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है M×G, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए बहुत इजी है, बल पूछा है और यहाँ पे आप देख रहे हैं यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है। यूनिट यहाँ पे 9.8 न्यूटन दिया है, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हमें सॉल्व करना हो तो हमारे पास फॉर्मूला है W इज इक्वल टू, देखिएगा फॉर्मूला है W इज इक्वल टू M का मान 1 दे रखा है और G का पॉइंट 9.8 होता है। लीजिए हमारे पास आ गया 9.8 न्यूटन। ओके, तो यानी बी आंसर यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते रहिएगा लगातार। चलिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की अवधारणा किसने दी थी? थॉमस गिब्बल ने, अल्फ्रेड वेगेनर ने, एडमंड बेकवेरल ने, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ अवधारणा और खोज की बात अलग होती है। यहाँ पे सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगर खोज की बात की जाती या विस्तृत रूप से चर्चा की बात की जाती तो वो आपके आइंस्टीन थे, जिन्होंने 2 पार्टिकल्स में देखा, कण और तरंग के माध्यम में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, मापन प्रणाली शुरुआत किसने की? भारत सरकार द्वारा, फ्रांसीसी सरकार द्वारा, कनाडा सरकार द्वारा, उपयुक्त में से कोई एक, या फिर कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं इतना आप लोग यहाँ से फिर से एक बार देखिए, 10 क्वेश्चंस की श्रृंखला जा चुकी है। 10 क्वेश्चंस में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए। 10 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, चलिए बताइएगा इसको। ठीक है, आइए, मापन की जब भी हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, मापन की जब भी हम बात करेंगे तो मापन की मुख्यतः 3 प्रणाली को देखा गया और 3 प्रणाली में सबसे पहली प्रणाली आ गई आपकी CGS प्रणाली। कौन सी? CGS प्रणाली, जिसमें हम लोग लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। इसे हम मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं, मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। और एक बात और यहाँ से ध्यान में देना है आपको, इसे ही फ्रांसीसी सरकार द्वारा सबसे पहले लाया गया था। ठीक है, अब उसके बाद आया आपका FPS आया था, उसके बाद आपका आया FPS प्रणाली, उसके बाद आया आपका MKS प्रणाली, और 1971 में आई जब सभी के सम्मेलन करके SI प्रणाली, जिसमें वर्तमान में जाना जाता है। ठीक है, तो बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। ENT यानी ईयर, नोज, थ्रोट। देखिए, बात क्या की जाती है, ईयर मतलब आपका कान, नाक, गला, तीनों के लिए बात पूछा जा रहा है कि कान, नाक, गला के विशेषज्ञ यानी जो डॉक्टर होते हैं वो किस दर्पण का यूज करते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है वो छोटी वस्तुओं को देखने के लिए होता है, और समतल का बराबर की वस्तुओं को देखने के लिए होता है। लेकिन अवतल दर्पण का उपयोग हम बड़े मतलब वस्तु अगर छोटा है तो उसे बड़ा देखने के लिए करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी हमारे कान, नाक, आँख किसी में भी प्रॉब्लम होती है, कान, नाक, गले में, तो हमें वो चीज़ों को देखने के लिए बड़े दर्पण की आवश्यकता होती है, अवतल दर्पण की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, एक तार का प्रतिरोध निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है? तार के प्रतिरोध की बात कर रहा है, किसके द्वारा दिया जाता है? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ओम्स लॉ हमें पता होना चाहिए, ओम का नियम। ओम्स लॉ में अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि कर देते हैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, तो उसका विभवांतर उसके धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, और जहाँ अनुक्रमानुपाती है वहाँ पे हम उसको R मान सकते हैं, यानी R इज इक्वल टू V/I। देखिए कहाँ पे है, R इज इक्वल टू V/I। आपका सेकंड बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14वां क्वेश्चन देखिएगा, 14वां क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपने जो ऊपर क्वेश्चंस देखे हैं, यहाँ से एक और क्वेश्चंस बन सकता है मे बी। देखिए प्रीवियस क्वेश्चंस को देख लीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है कि जो हमने देखा उसमें कभी कभी पूछा जा सकता है कि जो आपका विभवांतर है या फिर समय, ये आपका धारा आई, इसके बीच में कैसा ग्राफ बनता है? तो याद रखिएगा सरल रेखीय ग्राफ बनता है, जब भी पूछेगा तब भी सरल रेखीय ग्राफ बनता है। आइए 14वें क्वेश्चन की ओर देखिए, आ ही गया वो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल रेखा में गति का सूत्र है? तो गति का सूत्र आप सभी को पता है, 3 होता है, v = u + at होता है,
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है हैं, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS होता है। तो यहाँ पे पूछा है एक सरल रेखीय गति, आप देख रहे हैं प्रारंभिक अंतिम गति, अंतिम आपका वेग दिया है, प्रारंभिक वेग दिया है, यहाँ पे त्वरण की बात की है, समय की बात की है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16वें क्वेश्चन को हम देखते हैं, 16वें क्वेश्चन 15वें क्वेश्चन सॉरी 15वें क्वेश्चन को देखेंगे और इसका आप लोग आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में, ये आपका होमवर्क है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल है, चलिएगा बताइएगा किस प्रकार की। और ध्यान रखिएगा घर्षण बल का मतलब ये होता है जो बल का विरोध करे, उसी को हम कहते हैं घर्षण बल, ठीक है। और बल का किसे कहते हैं सभी लोग बताएंगे एक बार कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग इसका आंसर 15वें का आंसर जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं सभी का आ जाना चाहिए, तब पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी किस प्रकार से चल रही है। ओके चलिए नेक्स्ट गाइज, अब डेली आपको वीडियो प्रोवाइड होंगे, ऐसा मत सोचिएगा कि मैम एक वीडियो देख के फिर भूल जाएंगे हम लोगों को, नहीं। जब तक हमारे एग्जाम्स कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, अब हम लोग को वही करना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है। चलिए आइए, जब आप 16वां क्वेश्चन देखिएगा, जब आप रबड़ बैंड को खींचते हो तो स्थानांतरित ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप तान के छोड़ दीजिए, अब आपने इसे खींचा तो खींचने में पोटेंशियल एनर्जी वर्क करता है जब भी, ओके यहाँ पे देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी वर्क करता है। यदि अगर हम बांध में पानी की बात करें, अगर कहीं पे पानी ऊंचाई पे ले जाके पानी टंकी में पानी को रखते हैं तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी काम करता है। तो आपने रबर बैंड को क्या किया, खींचा, यानी कि प्रत्यास्थता क्या काम किया, इलास्टिसिटी उत्पन्न की। तो यहाँ पे जब तक खींचते हैं तब तक वो चीज़ें स्थितिज ऊर्जा में आती हैं, और जब उसी चीज़ को हम गति में लाते हैं तो वहाँ पर गतिज ऊर्जा हो जाती है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के संयोग को ही हम लोग यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ओके गाइज, चलिए 17वां क्वेश्चन देखिएगा। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है, 5 कूलाम आवेश को 16 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। ओके गाइस, यहाँ से फॉर्मूला, सॉरी ये फॉर्मूला आपका थोड़ा सा गलती हो गई हमसे, आपका फॉर्मूला है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। और क्यू डब्ल्यू की जब भी हम बात करेंगे तो अच्छा हाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, कोई गलती नहीं हुई थी, कोई बात नहीं, ये आपका फॉर्मूला होता है, बस इसी पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग आंसर निकाल लेंगे। चलिए आप लोग सभी लोग आंसर निकाल के बताइएगा, तो एक बार सभी लोग आप लोग आंसर निकाल के बताइएगा इसका आंसर कितना आ जाएगा। चलिए 17वें का सभी लोग आंसर निकाल के बताइए कितना आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल सिंपल आपको करना है कि क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी रख देनी है, 5 कूलाम रख देनी है, वी की वैल्यू 16 रख देनी है, 16 वोल्ट रख देनी है, और डब्ल्यू का मान निकालना है, यानी कि 16 × 80। लीजिए आंसर भी आ चुका है, आप लोग कर रहे होंगे मे बी, ठीक है। चलिए 18 क्वेश्चन देखते हैं। 18, यदि 2 द्रव्यमानों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पूछा है। F इज इक्वल टू जी, कैपिटल G M/r स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोगों को उसकी दूरी को क्या कर देनी है, 2 गुनी कर देनी है, यानी कि 4 हो जाएगा। F डैश हमारा कितना हो जाएगा, 1/4। जब भी हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यानी कि F, ध्यान दीजिएगा, F डैश इज इक्वल टू 1/4 F आ जाएगा, यानी 4 गुना कम हो जाती है। जब भी भाग करेगा उसका तो 4 गुना कम हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करता तो 4 गुना बढ़ जाता। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी वे में समझा रही हूँ, कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगी यहाँ पे आपको गाइज, आपको बातें समझ में भी आ रही होंगी। अगर जो क्वेश्चंस नहीं भी समझ में आए वो क्वेश्चंस के लिए आप लोग कॉमेंट जरूर करिएगा कि मैम ये क्वेश्चंस यहाँ से मुझे नहीं समझ में आया अभी। ओके चलिए आइए, ये देखिएगा 19वें नंबर का क्वेश्चन 11th और 12th में आया हुआ, पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन था। देखिए एक पीआरटी के लेवल से लेके पीजीटी के लेवल को हम लोगों ने यहाँ पे बाउंड किया है पूरी तरीके से, ताकि आपको एक बेहतरीन श्रृंखला हम दे पाएँ। तो गाइज़ आपको रुचि मैम की मेहनत पसंद आ रही होगी तो गाइज़ प्लीज़ शेयर करिएगा। ओके चलिए आइए देखते हैं। स्मॉल एम द्रव्यमान के किसी पिंड को 2r त्रिज्या वाले कक्षा में 3r त्रिज्या वाली कक्षा में ले जाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है P इज इक्वल टू mgh होता है, और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G/m/r स्क्वायर होता है। बस h की जगह वैल्यू पुट कर देनी है, और जैसे ही वैल्यू हम पुट करेंगे गाइज नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बताइएगा, इसको हम दोबारा भी समझाने के लिए तैयार हैं।
और बस इसमें V1 यानी कि पोटेंशियल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, यानी पहले क्या थी और बाद में क्या थी, इसको हम अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा GMM/R, यानी 2R में से क्या घटाएंगे, GMM/3R। बस इसको एलसीएम ले लीजिएगा, आप लोगों का सभी का आंसर ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर, सी आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा गाइज तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं 19वां नंबर फिर से आपको समझा दूंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गैस की गतिज ऊर्जा E है, ओके, और उसके दाब P है, उनके बीच का संबंध क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लीजिए, आपके लिए बेहतरीन होमवर्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब कल का सेशन स्टार्ट होगा गाइस तो सबसे पहले इसी क्वेश्चंस पे हम बात करते हुए आगे निकलेंगे। 20वां क्वेश्चंस पे ही हम सबसे पहले बात करेंगे और आप सभी का कमेंट आ जाना चाहिए कि क्या होगा। ठीक है, चलिए 21वां क्वेश्चन, फ्लोरोसेंट ट्यूब में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला पदार्थ सभी को पता होगा। अगर हम बल्ब की बात करते हैं, एक नॉर्मल बल्ब की बात की जाए तो बल्ब में आपका फिलामेंट होता है जो कि टंगस्टन धातु का बना होता है, यहाँ पे ऑर्गन भरा होता है। लेकिन यहाँ पे फ्लोरोसेंट ट्यूब की बात कर रहा है तो सी यानी पारद वाष्प और आर्गन की बात की जाएगी। ठीक है, चलिए आइए 22वां देखते हैं, कान के पर्दे का कंपन निम्न में से किसके कारण होता है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जब भी कंपन के कारण उत्पन्न होती है क्या, सबसे पहले अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो साउंड क्रिएट होगा, अगर साउंड क्रिएट हुआ तो लीजिए ध्वनि तरंग उत्पन्न हो गई। ए फॉर अमेरिका सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, 22वां क्वेश्चन का ए अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23वां क्वेश्चन देखते हैं। गाइस इतना बात जरूर ध्यान रखिएगा कि मैम ने बहुत मेहनत करके ये सारे कंटेंट को कलेक्ट किया है, तो आप लोग इसके लिए शेयर करते रहिएगा और हद से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जितना प्रोवाइड हो पा रहा है मैं सारे न्यूमेरिकल्स तक इसमें आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, तो विभव की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा विभव और विभवांतर में अंतर है। ठीक है, विभव और विभवांतर में अंतर है। अगर यहाँ पे बोला है विभव को मापने के लिए किस उपकरण, तो पोटेंशियोमीटर का उपयोग करते हैं। अगर यही विभवांतर की बात पूछता तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। ओके, चलिए आ जाइए 24वां क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र एक है, कौन सा क्षेत्र है। जब भी क्षेत्र की बात आती है, मैंने कभी भी क्लास में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में ही बताया है कि सदिश को हमेशा शादी से रिलेट करिएगा, और शादी से रिलेट करेंगे तो किसी भी क्षेत्र में शादी होती है तो लीजिए सदिश राशि हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे अदिश राशि का भी जानना है, तो अदिश राशि के लिए हम लोगों ने छोटा सा ट्रिक बनाया था, उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो, यहाँ से हो जाएगा। अगर यहाँ से बात करेंगे तो ऊ का मतलब ऊर्जा हो जाएगा, स का मतलब समय, आ का मतलब आयतन, द का मतलब द्रव्यमान, ता का मतलब ताप, को का मतलब कोण, और चा का मतलब चाप, और द का मतलब दबाव। याद रखिएगा, मैंने सारे ही आपको मीनिंगफुल तरीके से एक निमोनिक सेट कर दिया है, याद रख लीजिएगा। 25वां क्वेश्चन जो कि इस प्रैक्टिस सेट का आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। गाइज हमारे पास अभी देखिएगा आप लगातार 50 क्वेश्चन की श्रृंखला है आपके लिए, 50 क्वेश्चंस की श्रृंखला आपके लिए है। लेकिन आज का पहला पार्ट होगा जिसमें कि हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और लास्ट में जो 2 क्वेश्चंस मैंने छोड़े रखे हैं ऊपर से, आपने 25 क्वेश्चंस में कितने राइट आंसर किए उसका भी आप जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। ओके, चलिए, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। क्या वो खड़ा होगा तब, बैठेगा तब। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप खड़े होते हो तो किसी चीज़ को अगर फोर्स करना होता है तो आप खड़े होके अच्छे से फोर्स कर लेते हो, फोर्सफुली ढकेल लेते हो, लेकिन अब वही बैठोगे तो आप नहीं ढकेल पाओगे। ठीक है, तो बी आंसर यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। गाइस आज का इस 25 क्वेश्चंस आई होप कि आपको श्रृंखला बेहतरीन लगी होगी, क्वेश्चंस का लेवल समझ में आया होगा। और ये कंपल्सरी नहीं मैं कह रही हूँ कि बार बार बीपीएससी वाले बच्चे ही देखें, यूपीपी वाले या फिर रेलवे जो फिजिक्स इंपॉर्टेंट होता है, साइंस आपका इंपॉर्टेंट होता है, वो भी बच्चे इसको देख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आप इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चंस आने चाहिए, क्वेश्चंस का लेवल आना चाहिए, ये पता होना चाहिए किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे ताकि किसी भी एग्ज़ाम को आराम से हम क्रैक कर सकें। ओके गाइस, तो इसी तरीके से बेहतरीन वीडियो पाने के लिए आप फ्यूचर मंत्रा बाय रुचि मैम पे ज़रूर विजिट करें और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके गाइस, फिलहाल आज की क्लास में यहाँ तक ही। जय हिंद साथियों।